आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गए मुद्दे पानी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वोट बैंक बढ़ाने और जनता को साधने के लिए पार्टियां रैलियों के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए वादों की झड़ी घोषणा पत्र में लगाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस चुनावी समर में जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इन सबके बीच जनता के मुद्दे कहीं गुम से गए हैं। ना उन पर कोई बात करता है, ना ही उनके मुद्दों पर कोई तरजीह दे रहा है। इस बात की गवाही नेताओं की रैलियों में उनके द्वारा दिए गए बयान देते हैं। जनता के मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा था कि हर चुनाव एक परीक्षा है। इस परीक्षा के लिए ईसीआई तो तैयार है, लेकिन नेताओं की राजनीति को देखकर ये लगने लगा है कि 5 साल की तैयारी के बावजूद वो अपनी चुनावी परीक्षा में अपने सिलेबस से ही भटक गए हैं। पूरी चुनावी रैलियों में जनता कहीं गायब सी नजर आ रही है। न जनता के मुद्दे पर बात हो रही है, न जनता की परेशानियों पर। हर एक नेता अपनी सियासत अपने अपने तरीके से कर रहा है। कोई परमाणु हथियारों पर जनता का समर्थन मांग रहा है, तो कहीं संविधान के बचाने के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। और जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। ये हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान है। साथियों, भारत के खिलाफ ये इंडिया अलायंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं, ये इनके मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बंटवारे की गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। अब इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे, समाप्त करना चाहता है इंडिया अलायंस। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मुझे सबका जवाब चाहिए। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता, आपके ये साथी, ये आपके इंडिया अलायंस के साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? आखिर किसके दबाव में आपका ये गठबंधन हमारे परमाणु ताकत को समाप्त करना चाहता है? एक तरफ मोदी भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में जुटा है, वहीं इंडी गठबंधन वाले भारत को कमजोर देश बनाने का ऐलान कर रहे हैं। माता तनोट राय की धरती के लोग क्या इसे स्वीकार करेंगे? कमजोर देश आपको मंजूर है? शक्तिहीन देश आपको मंजूर है? क्या ऐसा सोचने वालों को सजा देंगे? इस चुनाव में सजा देंगे? कमल पर वोट दबा करके उनको सजा देंगे? और इसलिए पूरे देश के लोगों को इंडी गठबंधन से सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, जिस भारत मां के लिए हम अपने जीवन की परवाह नहीं करते,
ये कांग्रेस पार्टी उसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मानती है और इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान की वीर भूमि में आकर कहते हैं कि मोदी ने कश्मीर से 370 हटाया तो राजस्थान से उसका क्या लेना देना, क्या वास्ता, यहां आकर के बोल के गए। ये राजस्थान की राष्ट्रभक्ति पर ऐसा सवाल करने की हिम्मत करते हैं। जिस राजस्थान के वीरों ने सीमा पर कश्मीर के लिए सीने पर गोलियां खाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के शासनकाल पर तंज कसने के साथ ही परमाणु हथियारों को खत्म करने का भी आरोप लगाया। तो जब आरोप कांग्रेस पर है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कैसे पीछे रहते। उन्होंने अडानी के मुद्दे को फिर से उठाया और भाजपा के साथ पीएम पर निशाना साध दिया। मैंने उनके बारे में पार्लियामेंट में भाषण दिया, मेरी सदस्यता ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे फिर से एमपी बनाया और मैंने कहा क्या, मैंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से यह पूछा, हर इंडस्ट्री में अडानी जी क्यों दिखते हैं? देश की रक्षा हथियारों में अडानी जी, बिजली अडानी जी, कोयला अडानी जी। और मैंने मोदी जी से पूछा, मोदी जी आपका इनके साथ रिश्ता क्या है? परमाणु, अडानी और अंबानी हर मुद्दे पर बात हो रही है तो बहती गंगा में हाथ ओवैसी ने भी धो लिए और एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने राहुल की उम्र को लेकर तंज कस दिया। राहुल गांधी, तुम 50 साल के हो चुके हो। मैं माशाअल्लाह शादीशुदा भी हूं, माशाअल्लाह औलाद भी है। अब आप बताओ आपका क्या करना। अब बोलते यार, अरे मेरे भाई 50 साल के बाद तो यार की याद आएंगी ना। जहां तक लोकतंत्र की परिभाषा का प्रश्न है, अब्राहम लिंकन की परिभाषा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन प्रामाणिक मानी जाती है। लेकिन इस आम चुनाव में जनता शब्द ही ऐसा लग रहा है मानो गायब सी है। जनता रैलियों में, तस्वीरों में दिख रही है, लेकिन जिस जनता के विकास के वादे घोषणा पत्र में किए जा रहे हैं वो वादों की बात ना तो नेताओं की जुबान पर है और ना ही उनके मंचों पर। तो क्या इस बार भी जनता को धर्म में उलझाकर अडानी अंबानी के मुद्दों को उठाकर वोट मांगे जाएंगे? क्या इस बार भी जनता के मुद्दे चुनाव से गायब रहेंगे? क्या जिस पब्लिक को लेकर एक मशहूर कहावत है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, क्या वो वाकई अपने मुद्दे और नेताओं के मंसूबों को समझ पाएगी? तो चुनाव नजदीक है, लगातार हर एक पार्टियां रैली कर रही हैं, प्रचार प्रसार करने के लिए जनता के बीच पहुंच रही है, लेकिन परमाणु हथियार, साथ ही संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, ये तमाम मुद्दे तो उठ रहे हैं, लेकिन महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, जो जनता परेशान है, वो मुद्दे मंचों से कहीं भी उठते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि एक मोटे तौर पर माना जाए तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे चुनावी समर से दूर नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जनता के मुद्दों को दरकिनार क्यों किया जा रहा है? भ्रष्टाचार और अडानी अंबानी के मुद्दे पर ही क्या इस बार जनता के पास जाकर जो नेता है वो वोट मांगते हुए नजर आएंगे? आज तमाम कई ऐसे बड़े सवाल है जिस पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शशिकांत तिवारी, नेता बीजेपी, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वह समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। राज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, इस चर्चा में कांग्रेस का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शशिकांत तिवारी जी से करते हुए। शशिकांत जी, बाबा साहेब अंबेडकर भी आ जाए तो भी संविधान को नहीं मिटा सकते, कांग्रेस परमाणु हथियार को खत्म करना चाहती है। भाई आखिर जनता के मुद्दों पर, मंचों पर बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों जनता के मुद्दों से हटकर आप चुनाव की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं? देखिए, जनता के ही मुद्दे, ये लोग जो विपक्षी पार्टी, खास करके कांग्रेस, ये जनता को बता रही है कि ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, संविधान को खत्म कर दें। ये हर जगह ये कह रहे हैं, अपने भाषणों में कह रहे हैं, तो ये उसका जवाब है। मोदी जी ने ये जवाब दिया है कि आज संविधान का हमारे देश में इतना सम्मान है और भारतीय जनता पार्टी भी इतना सम्मान करती है कि अब संविधान को हटा पाना संभव नहीं। उसी बात को उन्होंने मुहावरे में कहा है कि अगर बाबा साहब अंबेडकर भी आज आकर के हटाना चाहें तो हटाना संभव नहीं है, क्योंकि यह हमारा गीता है, हमारा कुरान है, हमारा बाइबिल है, हमारा ये धर्म ग्रंथ है। तो ये उसको उन्होंने परिभाषित किया कि भाई ये मुद्दा कौन उठा रहा है? ये लोग उठा रहा है।
ये केवल संविधान गड़बड़ हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के रहते, और अडानी अंबानी, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। और हाँ, अगर कोई मुद्दा है तो मुद्दा यह है कि सीमा पार बैठे आकाओं को खुश कैसे किया जाए। सीमा पार बैठे आकाओं को खुश करने के लिए कहा जा रहा है कि परमाणु हथियार यहां से खत्म कर देंगे। सीमा पार आकाओं को जवाब देना है कि 370 हट गया, उसको ले आएंगे, भी मंशा ये लोग रखते हैं। ये उसको पहले कहते थे, चुनाव में तो नहीं कह रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि पाक प्रशिक्षित जो आतंकवादी थे वो भारत में इस समय कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये लोग इसी की चिंता में मरे जा रहे हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। हमारी भारत सरकार, मोदी जी की सरकार, योगी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, जो हमारे जितने नेता हैं, जहां भी जा रहे हैं मुद्दों पे बोल रहे हैं, जनता के मुद्दों पे बोल रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर पे हो, चाहे नक्सलियों पे हो, चाहे वो हमारे देश के गरीबों की बात हो, किसानों की बात हो, रोजगार की बात हो, कौशल विकास की बात हो, हर मुद्दे पर हमारे नेता भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, शशिकांत तिवारी जी तो कह रहे हैं हमारे पास विकास के बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, हम मंचों से उनका बखान भी करते हैं जो हमने काम किया है, लेकिन अनर्गल मुद्दे आप उठाते हैं जिसका जवाब उन्हें मंचों से देना पड़ता है, यानी कि वो आप पर सीधा आरोप मढ़ रहे हैं। क्या आप लोग के पास कोई मुद्दे हैं नहीं? अनर्गल मुद्दे को आप उठाते हैं और इसके बाद जो विकास के मुद्दे हैं वो दब जाते हैं। मुस्कान जी, इंडिया गठबंधन की जो संयुक्त रैलियां हुई हैं वो भी, और प्लस अभी आपने कल देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने पीलीभीत से अपने रैलियों की शुरुआत की उत्तर प्रदेश के अंदर। एक भी जगह अगर बेरोजगारी पे बात गंभीरता पूर्वक न की गई हो तो बताएं, महंगाई पे बात गंभीरता पूर्वक न की गई हो तो बताएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात गंभीरता पूर्वक न की गई हो तो बताएं, विदेशी ऋण के कर्जे में जिस तरीके से मोदी जी ने इस देश को डुबा दिया गया है उसको ना उठाया हो तो आप बताएं, इस देश में कैसे शिक्षा और चिकित्सा ये महंगी करते चले जा रहे हैं, किसके इशारे पे कर रहे हैं, ये नहीं बताया गया हो तो बताएं, फूड बिल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इस देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो के अनाज पर ला दिए गए हैं, यह ना उठाया हो तो बताएं। और साथ ही इनके उन मैनिफेस्टो को भी उठाया जो इस समय क्लीन एकदम आप देख रहे पेपर है। इनके पास तो इस समय कोई संकल्प पत्र ही नहीं है, कोई दृष्टि का विजन ही नहीं है कि आने वाले ये 5 साल में अब क्या करेंगे जो पिछले 10 साल में नहीं कर पाए। ये पुराने मैनिफेस्टो पे अटके हुए हैं, लटके हुए हैं और भटके हुए हैं। हम तो ये पूछ रहे हैं कि अगर मोदी जी की गारंटी थी तो हम तो पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष आपने कहा था नौकरी देंगे, कहां है 20 करोड़ नौकरी, 40 करोड़ नौकरी कहां है बताइए, 20 करोड़ नौकरी कहां है बताइए, 40 करोड़ रोजगार कहां है वो बताइए। ये बताने के लिए तैयार नहीं है। कहे थे कि 15 दिन में महंगाई कम हो जाएगी, अगर महंगाई डबल डिजिट से नीचे आ गई हो तो जरा बता दें। 15 दिन तो छोड़ दिए, 10 साल लग गए। जो सिलेंडर 350 रुपए का मिलता था आज 1000 रुपए से पार जा रहा है। और आप देखिए इनकी गारंटी, मां गंगे को साफ करने आए थे लेकिन गंगा मंत्रालय साफ हो गया, गंगा जी नहीं साफ हुई, बुलेट ट्रेन चली नहीं, एक इंच भी पटरी बिछी नहीं और बनारस कोटो बना नहीं। इनके 100 स्मार्ट सिटी जो थे वो कहां चले गए ये बताने को तैयार नहीं है, और कहां गया काला धन ये बताने को तैयार नहीं है। वो मोदी जी के सपने का भारत जो नोटबंदी के बाद 50 दिनों में उन्होंने कहा था देशवासियों को देने के लिए, या तो फिर मैं चौराहे पे आ जाऊंगा, तो ये चौराहे पे क्यों नहीं है? बेरोजगारी चरम सीमा पर है और हम लोग यही बात उठा रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि अगर संविधान ये खत्म करना चाहते हैं तो ऐसे ही तो नहीं कहा जी। आपके संघ के लोग, आपके अपने सांसद, उनके वीडियो वायरल हैं कि वो कहते हैं कि नहीं हमें इस संविधान को परिवर्तित कर देना है, इस संविधान को बदल देना है। और दूसरी चीज आपको कह दें कि जो अनुच्छेद 15 है और 16 है जो कि आरक्षण देता है, उस आरक्षण को समाप्त करने के लिए इन्होंने जो साजिश रखी है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आ भी जाए तो नहीं रोक पाएंगे। प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे वही मैं गिना रहा हूं। आप मुझे बताइए, जब आप 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का आप ऋण ले लिए हैं और 6 लाख करोड़ रुपया आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सरकारी कंपनियों और संस्थानों को बेच के, तो आप नौकरी में आरक्षण कहां से लेकर के आओगे? तो आरक्षण का जो कॉलम है 15(4) अनुच्छेद वो कहां से लागू होगा?
क्योंकि आप तो सरकारी संस्थाओं को समाप्त करते जा रहे हैं, आप प्राइवेट संस्थाओं को मजबूत करते जा रहे हैं, ठीक। चंद चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश की संपदा रखते जा रहे हैं। और ये कहते हैं, अगर हम आपको कहते हैं कि आप संविधान के साथ खेल रहे हैं तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। अरे साहब, 4000 किलोमीटर से ज्यादा चीन कब्जा कर चुका है। अरुणाचल प्रदेश को वो अपने नक्शे में दिखाता है। और शर्म आनी चाहिए मोदी जी कि आप एक बार भी चीन का नाम लेना नहीं चाहते, कतराते हैं आप मुंह से चीन का नाम लेते हुए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा शशिकांत तिवारी जी। बिल्कुल, ये प्रश्न मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी कि आप यूं तो विपक्ष के हर एक मुद्दे पर जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराना संविधान को बचाने वाली लड़ाई है 2024 का चुनाव, इस पर तो आपने जवाब देना मुनासिब समझा। लेकिन जब चीन के मुद्दे पर आपसे सवाल किया जाता है तो आपका स्पष्टीकरण क्यों नहीं सामने आता? देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा मुस्कान जी, पूरा देश याद करे, चीन के साथ मैं पाकिस्तान को भी जोड़ ले रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के लोग 10 सिर एक साथ काट के ले जाते थे, वो भी कभी हिंदुस्तान में जमाना हुआ करता था। आज पाकिस्तान में घुस करके हमारे सैनिकों ने उनको मारा, ये भी हमारे देश के लोगों ने देखा। एक बात। दूसरी बात, चीन की बात करिए तो चीन की हिम्मत नहीं है कि आज वो आंख उठा करके हमारे बॉर्डर पर देखे। और उसी अरुणाचल प्रदेश का में हमने हमारे सैनिकों ने बॉर्डर के जो सड़क बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने पूरा लाइन बिछा दिया, चाइना बॉर्डर पे अरुणाचल में सड़क बना दिया है, जहां से हमारे गाड़ियां, सेना की गाड़ियां और टैंक और सारी चीजें आती और जाती हैं। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। जो हिंद महासागर में जो संप्रभुता बढ़ी है भारत की, कपिल जी एक सेकंड बस जी। जो देखिए, चाइना ने जब हांगकांग और वियतनाम को धमकी देता है तो भारतीय सेनाएं वहां पर भारत के नौसैनिक वहां मौजूद हैं। और चाबहार ईरान से लेकर के हमारा जब खाड़ी के देशों ने आंख दिखाया तो दूसरे देशों के पनडुब्बियों को और जहाजों को, पानी के जहाजों को जो मालवाहक जहाज थे, उनको भारत के नौसैनिकों ने ठीक किया। और आज चाबहार एयरपोर्ट का जो ईरान में है उससे पूरा यूरोप तक सामान जाता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे ये लोग क्या बोलेंगे? ये तो चाइना से चंदा लेने वाले लोग हैं, चाइना से ये लोग मदद लेने वाले लोग हैं, चाइना को रास्ता देने वाले लोग हैं। को क्यों दे रही है नहीं बता चाइना पे क्या बोलेंगे? डोकलाम से लेकर के सारा विवाद हुआ और सारा शांत हो गया, सब उसको कब्जा करा दिए। P-17 से लेके 11 तक आपने उनको उठा करके दे दिया। इस पर कोई प्रश्न ना खड़ा करे आपके लिए। क्यों ना खड़ा करे आपके लिए? आपके पास जवाब होना चाहिए। 200 गांव बना करके सटीक तौर पर शशिकांत तिवारी जी आप पर हमलावर हैं। अरुणाचल प्रदेश आपके कि जिन्होंने 70 साल में देश को बर्बाद कर दिया, आज वो देश के विकास की बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है आपके मुंह से? शशिकांत तिवारी जी बड़े आरोप लगा रहे हैं आप पे, जवाब दीजिए। अच्छा तिवारी जी, जय माता दी। चलो अच्छा हुआ। अच्छा आप बताए तिवारी जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जैसा तथाकथित मैंने सुना टीवियों में देखा है कि व्रत रखते हैं, लेकिन व्रत में झूठ नहीं बोलते। हिंदू धर्म में तो ये सिखाया गया कि व्रत में जितना कम बोलो और बोलो तो सच बोलो, क्योंकि पाप की जो वो ताकत है ना व्रत की, वो कम हो जाती है। तो आप लोगों को ये नहीं लगता कि झूठ बोलते हो नवरात्रों में भी आप लोग, वो भी वैष्णो देवी की जमीन में जाके? आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप बोल लीजिए, हम जवाब देश के मेन मुद्दों से भटका रहे हो। प्रधानमंत्री का क्या काम है? पहले सुनिएगा आप, ये इतनी लंबी डिबेट नहीं है कि मैं आपकी रैली में आया हूं। प्रधानमंत्री जी का क्या काम है? अपना बताएं कि मैंने 10 साल में ये किया, 10 साल में ये किया, बताएं। आप 370 की बात करते हैं, अभी ला दूंगा। आप मुझे आधे घंटे का टाइम तो 6 आपको कश्मीरी पंडित ला दूंगा जो बताएंगे कि आज भी वहां पंडितों की बुरी दशा है, कोई नहीं जा पा रहा है। उल्टी सीधी बातें करते जाओ आप बेरोजगारी, संसाधनों पे बात करिए। आपका काम, मैं तो नाम भी नहीं ले सकता। वहां क्या कह रहे हैं वो तेजस्वी जी, क्या खा रहे थे, मैं नाम नहीं ले सकता। शर्म नहीं आती? और आप अपने प्रत्याशियों को जो कि प्रतिबंधित चीजें खाएंगे उनकी रैली करोगे? यह सिखाया हिंदू धर्म ने। और आपने एक बात झूठ क्यों बोली? प्रधानमंत्री जी ने ये सारे ग्रंथों का नाम लिया था कि संविधान, कुरान ग्रंथ का नाम नहीं लिया था। खाओ कसम कि लिया था? क्यों नहीं लिया था? आप देश के रहने वाले हैं, विभिन्न धर्म के लोगों के संग एक गलत भावना से बर्ताव करोगे, गलत, अच्छी बात है?
शर्म नहीं आती है? राज रात्रों में शर्मा जी क्यों धार्मिक रंग दे रहे हैं इस डिबेट को? क्यों धार्मिक रंग देना नहीं, है? गलत बात है ना इनकी, ये झूठ। अच्छा, इनसे लीजिए एक, मुझे तिवारी जी जरा एक बात का जवाब दे दीजिए आप। रोजगार कितनों को दोगे? कितनों को दे दिया बताइए? कितने हॉस्पिटल खोल दिए? मैं जवाब दे रहा हूं। और तिवारी जी, आपसे एक सवाल का जवाब दे दो, बाकी तो छोड़ो। और मैं इधर उधर की नहीं सुनूंगा। मुझे एक यूनिवर्सिटी 10 साल में बनाई जो विश्व स्तर की हो, अगर है तो उसका नाम बताओ जहां बच्चे का एडमिशन हो सके। ऑक्सफोर्ड को बराबरी करती हो, कैम्ब्रिज की बराबरी करती हो, बनाई? इधर उधर की बातें करते रहते हो। क्यों बनते हो निरूपण राय? प्रधानमंत्री को हमने निरूपण राय बनने के लिए नहीं चुना था। अरे रुकिए ना राज शर्मा जी, और रुकिए। किसी घर की जेठानी की तरह बुराइयां मत करो। जेठानी बन के भाषण देते हो, प्रधानमंत्री हो भाई, गजब की बातें कर रहे हो। अरे प्रधानमंत्री मोदी देश को परिवार कहते हैं, लेकिन संबंध तो आप मत बनाइए ना, कौन जेठानी है कौन देवरानी है। बहरहाल शशिकांत तिवारी जी जवाब दीजिए। नहीं देखिए, नहीं मुस्कान जी, आप तो उन्हीं के कैंपेन को और आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा 170 करोड़ परिवार, 140 करोड़, झूठ ना बोले। पहले अपना परिवार तो संभालें। अरे रुकिए, पर्सनल नहीं, देखिए पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, ठीक है। शशिकांत तिवारी जी जवाब दीजिए, कितने लोगों को नौकरी दी? आपने वादा किया था कि आप युवाओं को नौकरी देंगे, कितनी नौकरी दी 10 सालों में आपने? एक यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। मैं इनके 3-4 सवाल हैं मुस्कान जी, जवाब दीजिए। तीनों चारों बातों का जवाब। अरे रुकिए राज शर्मा जी, उनका जवाब तो सुनते हैं, रुकिए जी। पहले रोजगार पे आइए। कौशल विकास को जितना फंड मिला है हर स्टेट को, भारत सरकार ने जितना फंड दिया है उतना आज तक के इतिहास में कभी किसी को नहीं मिला है। मुझे एक जितना स्टार्टअप को धन मिला है युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए आज तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में कभी नहीं मिला है। तीसरी बात, उद्योग विभाग में आज आप पता कर लें, किसी जिला के उद्योग विभाग में चले जाएं, उद्योग विभाग में जितना धन दिया था सपा बसपा के कार्यकाल में तो उद्योग विभाग को एकदम डिफंक्ट कर दिया गया था। कभी कांग्रेस सरकार में उद्योग विभाग खोले गए थे, लेकिन सपा बसपा का राज आते आते वहां न कोई कर्मचारी होता था, न कोई दफ्तर में कोई काम होता था। ठीक। आज की तारीख में उद्योग विभागों में फिर से इतना पैसा आया है जितना भारत के इतिहास में कभी पैसा नहीं आया। किस लिए? कि वहाँ प्रशिक्षण करने के लिए महिलाओं तक को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये सब रोजगार के कवायद है, चाहे कौशल विकास हो, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे उद्यम विभाग जो पैसा प्रशिक्षण दे रहा है और लोन दे रहा है। 3 लाख का केवल आधार कार्ड पे लोन मिल रहा है। ये जो कवायद है ये रोजगार देने का कवायद है। केवल सरकारी नौकरी को नौकरी मानना ठीक बात नहीं है। अब आइए दूसरी बात, बड़े 40-22 इन्होंने कहा कि एक काम बता देंगे मोदी जी ने किया, 3 लाख का चश्मा पहना तो, और आज जेठानी की तरह अरे भाई बीच में बोलने से डिस्टर्ब हो रहा है। रुकिए बस 5 मिनट रुकिए। मैं उनके आप ही के आरोपों पर मैं जवाब दे रही हूं। एक बात कहना चाह रहा हूं मुस्कान जी, एक बात कहना चाह रहा हूं, जब तक रामनवमी नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को टीवी पर झूठ बोलने के लिए मना करो। ठीक है, रुकिए। अच्छा ठीक है, अगर वो झूठ बोल रहे तो पहले उनका झूठ तो सुन लेते हैं। मैं आपको मौका दूंगी कि आप सच से पर्दा उठाए जी। अब इन्होंने कहा कि देश में मोदी जी का एक काम बता, चलो एक काम बता रहा हूं। देश की बात छोड़िए, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे याद होगा, यूक्रेन और रूस में जब युद्ध हो रहा था तो भारत ने कहा खबरदार एक दिन युद्ध रोकिए, हमारे लोग सब बाहर निकलेंगे। भारत का तिरंगा लगा करके जितने मेडिकल पढ़ने वाले लड़के थे सब बच्चे भारत का तिरंगा। शशिकांत तिवारी जी, आप अंतरराष्ट्रीय छोड़िए ना, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय लोग आके वोट नहीं देने वाले हैं। मुस्कान जी वो देने वाले हैं। मुस्कान जी ये संप्रभुता की बात है, भारत की संप्रभुता की बात कर रहा हूँ। अब आइए यूनिवर्सिटी कहा इन्होंने, अरे शर्मा साहब एक सेकंड ना रुकिए जी, यूनिवर्सिटी बताएं। इन्होंने कहा ये कहीं यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए। तो अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी यहाँ लखनऊ में बन रहा है, चाहे तो आकर देख लें, बन के तैयार है, बस उसका चुनाव बाद उद्घाटन होना है। मैं पता भी बता दे रहा हूँ, अंसल गोल्ड सिटी जो ITA सिटी बनी है, CG सिटी, वहां आकर के देख सकते हैं, वहाँ बिल्डिंग तैयार है कैंसर अस्पताल के पीछे, अमूल डेयरी के पीछे। अच्छा देखिए शशिकांत तिवारी जी, आप कह रहे हैं ना कि नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है।
यानी कि आपने यूथ में इतना कॉन्फिडेंस कभी डेवलप किया ही नहीं कि यूथ सरकारी नौकरी छोड़ के कहीं और स्विच करे। आज भी आप देखिए ना, जब सरकारी नौकरी के एक प्यून का भी फॉर्म आता है 10-10, 12-12 लाख लोग अप्लाई करते हैं सिर्फ महज 300 वैकेंसी के लिए। हाँ, ठीक कहा आपने, ये ठीक कहा आपने। ये हमारे देश में देश की आजादी के बाद अंग्रेज ये दे गए कि सरकारी नौकरी जो करते थे उनका ही वो सम्मान होता था, उनको पैसा इनकम होती थी। तो धीरे धीरे कांग्रेस ने उसी पैटर्न पे आगे बढ़े, शिक्षा पद्धति और नौकरी की पद्धति वही रखी। आज ये भारत सरकार, जो वर्तमान भारत सरकार है मोदी जी की या भाजपा की सरकार है, ये हम चाहते हैं कि लोगों को एहसास हो कि हमको सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं करनी है, हमको अपना स्वरोजगार भी करना है, हमको नौकरी देना है, हमको नौकरी लेना नहीं, हमको नौकरी देना है। आज आईटी क्षेत्र में जो लड़के हिंदुस्तान के आगे काम कर रहे हैं वो दुनिया भर के लोगों को नौकरी दे रहे हैं। जमाने से अरे ये 2014 के बाद हमारे देश का काम बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है। ठीक तो है, आज ये लोग केवल इनका काम है अंगुली उठाना, केवल इनका काम है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना। शशिकांत जी, इसमें तो आप उन्हें नहीं रोक सकते ना भाई, आप सत्ता में है तो आपसे सवाल किए जाएंगे क्योंकि आपने मैनिफेस्टो में बहुत बड़े बड़े दावे वादे किए थे। बहरहाल एक दिन आपके मैनिफेस्टो पर भी मैं चर्चा करूंगी। लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी, शशिकांत जी कह रहे हैं कि हम नौकरी देते हैं, हम बाकियों की तरह नौकरी लेते नहीं है। वो आपके कार्यकाल का जिक्र कर रहे हैं कि जब आपने यादवों की भर्ती बंपर तरीके से करा दी थी बाकी सभी धर्मों युवाओं को दरकिनार करके। हम तो एक बात कहते हैं कि अगर हम लोगों ने कोई इनजेन्युइन भर्ती कराई थी तो सरकार पिछले 7-8 सालों से इनकी है, क्यों नहीं उनकी भर्ती रद्द कर दे रहे हैं? अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस से भर्ती हुई है, उनकी अपनी क्षमताओं से नहीं हुई है, तो सरकार तो इनकी है, क्यों नहीं कर दिया अब तक? इसका मतलब है कि वो भर्तियां ठीक थी, इनके पास आरोप लगाने के अलावा जो, क्योंकि आप कोतवाल हो, ये आरोप हम लगा सकते हैं क्योंकि अभी हम सत्ता में नहीं है। लेकिन जब आप सत्ता में आ गए, 8-9 वर्ष आपके हो गए, अगर हम लोगों ने यादव आयोग चलाया था तो उस यादव आयोग की पोल पट्टी खोल दो, सबको जेल भेज दो। क्यों नहीं भेजे? क्यों नहीं पदों से हटाए लोगों को कि अगर कोई गलत तरीके से भर्ती हो गई? ये तो मालूम है ना कि अगर कोई गलत भर्ती होती है और आगे पता चलता है तो आप सर्विस से टर्मिनेट फ्रॉम सर्विसेज कर सकते हैं। क्यों नहीं किया आपने? इसलिए कि आपके पास आरोप लगाने के अलावा और कोई तथ्य नहीं है और ये कभी सच्चाई पर बात नहीं करना चाहते। कह रहे हैं कि वो अंग्रेजों के जमाने, अरे भाई अंग्रेजों ने ही रेल दिया, अंग्रेजों ही नहीं टाट व्यवस्था दी, शिक्षा नीति दी, तो कुछ अच्छी भी चीजें दे गए थे। बस एक ही चीज गलत किया उन्होंने कि अपने गुण आपको सिखा दिए, क्योंकि आप तो अंग्रेजों के भक्त थे, आप चाहते भी नहीं थे कि वो माँ भारती जो है वो आजाद हो। आपने एक नाखून भी नहीं कटवाया। कोई मुझे जरा बता दे जनसंघ का एक नाम, कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक नाम बता दीजिए। एक साहब गए थे, वो बुलबुल पे ऐसा बैठे कि उड़ी गए। तो ये कहने वाली बात नहीं, ये सच्चाई है। अंग्रेज आपको इसीलिए याद आते हैं। अब मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि किसानों की आय दुगनी कर दी आपने, ये तो आपके मैनिफेस्टो का था। आपने तो लागत मूल्य चौगुनी कर दी और स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी, क्या उसको लागू कर दिया आपने? क्या आपने एमएसपी पे गारंटी दे दी? क्या किसान आयोग तो है लेकिन किसानों का आयोग आपने दिया? उसमें किसान नहीं है किसान आयोग में। और यही सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने बयान हल्फी दी थी कि हम जो किसान आयोग गठित करेंगे अब उसमें किसान होंगे। तो कहां है किसान, जरा वो बता दीजिए। आवारा पशुओं की जो बुरी हाल है उस पे आपने कहा था टास्क फोर्स बनाएंगे, कहां है टास्क फोर्स? वो मुझे आप बता दीजिए। वो बताने के लिए तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि साहब हमने जो है तमाम लोगों को 3 लाख रुपए का आधार पर लोन दे दिया है। शशिकांत बाबू, एक आध हमें भी दिला दो। नहीं दिला पाएंगे आप, ये केवल कहने के लिए है। ये जनता में केवल आप कहते हैं, ऐसा हुआ नहीं। और लोगों की पकौड़ी तलना, लोगों का ई रिक्शा चलाना, लोगों का रिक्शा चलाना, लोगों का ठेला ढकेलना, लोगों का सब्जी लगाना, ये आपका रोजगार दिया हुआ नहीं है, ये सदियों से चलता चला आया। इसलिए इसमें जनता को भ्रमित करने का काम मत कीजिए आप। और आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में आपने कहा था किसानों के बिजली का बिल माफ, प्रदेशवासियों के बिजली का बिल हाफ। किया क्या आपने? आप कहते हम इस देश को पांचवी इकॉनमी बना दिए। अरे भैया, अगर 5वीं इकॉनमी बनवा दिए तो 8वां जो है वेतन आयोग लाने से घबरा क्यों रहे हैं? क्यों आपका वित्त मंत्रालय कह रहा है कि 8वां वेतन आयोग लगाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है? क्यों आप पुरानी पेंशन जो है वो लागू करने का काम नहीं कर रहे हैं?
प्रधानमंत्री जी किसके मैनिफेस्टो में क्या है और क्या नहीं है झांक रहे हैं, अपना तो बता नहीं रहे, ना ला रहे। और अगर उन्हें मैनिफेस्टो देखना ही है तो समाजवादी पार्टी का देख लो। हम तो कह रहे हैं कि हम आते ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे, हम आते ही 8वां वेतन आयोग देंगे। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी इस पर चर्चा करना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जितने सरकारी संस्थान हैं उनको बनाए रखेंगे, उनमें सारी नियुक्तियां करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। जैसे आप एनी रेलवे गोरखपुर मुख्यालय से अभी 6 महीना पहले 20,000 नौकरियां ग्रुप सी और डी की आपने जो है वो आपने खत्म कर दी। ठीक। आज भी 30 लाख नौकरियां केंद्रीय सरकार के अंदर रिक्त पड़ी हुई हैं जिसको आपने निकाला नहीं। और कोई ऐसा पेपर नहीं होता जो आपकी डबल इंजन की सरकार अगर लेकर आती है जनता को दिखाने के लिए तो वो लीक ना कर जाता हो। बिल्कुल। आप भर्ती नहीं कर पाते हो, आप 0% टॉलरेंस की नीति नहीं रख पाए, आपकी विधि व्यवस्था चौपट है। बेरोजगारों को बेरोजगार रखने के लिए आप पेपर लीक करवा देते हो। ये समाजवादी पार्टी कह रही है। पिछले 9 परीक्षाओं में ऐसा हम लोगों ने देखा है, एक भी बहाली नहीं हो पाई। अच्छा राज शर्मा साहब, आप इतने मुखर होकर अभी बीजेपी के नेता से सवाल कर रहे थे, लेकिन जब चुनावी मंच पर आपके नेता को बोलते हुए सुनो तो वो सिर्फ अडानी और अंबानी के मुद्दे पर ही बोलते हुए नजर आते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा होता है, देखिए वो ये लोग पार्टनर लोग हैं ना, अडानी और ये प्रधानमंत्री जी आपस में पार्टनर लोग हैं। तो भाई एक पार्टनर को कह दिया तो वो साइमल्टेनियसली ये समझो उनके लिए कह दिया। मेरा तो बस सिर्फ इतना सा कहना है, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि प्रधानमंत्री 10 साल का अपना हिसाब दें, रैलियों में बोलें कि मैंने इतने विश्वविद्यालय बना दिए, ये कर दिया, ऐसा इंस्टीट्यूट दिया जहां बच्चों को ऑक्सफोर्ड नहीं भेजना है, लंदन यूके वगैरह कहीं नहीं भेजना है, अमेरिका नहीं भेजना है, यहीं पढ़ाओगे। अच्छे हॉस्पिटल हैं, यहाँ के लोग श्रीलंका तक जा रहे हैं इलाज कराने, इन्हें शर्म ही नहीं आती है। और मुझे तो सबसे बड़ी बात है कि कम से कम अगर प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए था और तिवारी जी को भी कहना चाहिए था तो 17 तारीख के बाद कह लेते, तब पाप नहीं चढ़ता। अरे वही तो राज शर्मा जी, आप उन पर तो उंगली उठा रहे हैं, लेकिन आप क्या करिएगा, अपना तो बताइए ना। हम सत्ता में आ गए ना, हम सत्ता में आ गए तो मीडिया से लेके मानव तक हर को आजादी रहेगी और सरकारी नौकरियां तो धम धम भर देंगे। ये लोग हैं, ये लोग देखिए इनकी मेंटली जो आइडियोलॉजी है, ये प्राइवेटिज्म में विश्वास रखते हैं। इन्होंने धन्ना सेठों को ठेके दे दिए, छोटे छोटे लघु उद्योग बंद हो गए और इनके जो प्रवक्ता हैं इनको सिखाया जाता है कि झूठ बोलो, जमकर बोलो, जब तक बोलो जब तक कान न भर जाए। तो इनका क्या हमारी सरकार आएगी मुस्कान जी, आप देखना सरकारी नौकरियां और कोई पेपर लीक नहीं होगा। इनका अच्छा थिएटर है, एग्जाम करा दो, पेपर लीक करा दो, ये बच्चों के पैसे से काम चला रहे। और बता दूं आज आपको, सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, सही बता रहा हूं। इनके स्कूलों में अच्छा राज शर्मा जी, इतनी बड़ी आरोप जो लगा दी है, सोर्स कौन से हैं आपके भाई? ये तो जानकारी हमारे पास भी नहीं है कि सरकार के पास पैसे नहीं है। मैं कह रहा हूं जाइए, आप मुझे बता दीजिए, जब आप डिबेट में बैठा तो डिपार्टमेंट बताऊंगा, सेंट्रल डिपार्टमेंट बताऊंगा जिनको तनख्वाह नहीं बढ़ती है समय से। अरे हम भी घूमते हैं मुस्कान जी, आप पत्रकार हो तो प्रवक्ता हम भी हैं, हम भी जमीन में ही चल रहे हैं। मैं कोई बीजेपी का तो हूं नहीं कि चंदा का पैसा मेरी जेब में आ गया है? मेरे पास तो जो मैं कमाता हूं उसी से बात करता हूं। और मैं जो बात कह रहा हूं ना मुस्कान जी, वो लोगों की बात कह रहा हूं और दावे के संग रह रहा हूं। जब चाहे पूछ ले, डिपार्टमेंट तक गिना दूंगा कि जहां जहां तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। इनके पास अब सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है उत्तर प्रदेश में जी, उसमें 50% केंद्र देगी, 50% स्टेट देगा। ठीक। अभी 6 महीने पहले की बात है, केंद्र ने पैसा दे दिया, स्टेट का नहीं आया। अब मुझे लग रहा है स्टेट दे देती है तो केंद्र का नहीं आता है। ये बात है। और ऐसा कुछ नहीं मुस्कान जी कि पत्रकार को ही सारा कुछ पता चलेगा। हम भी जमीन के अंदर चल चल के पता करते हैं। बिल्कुल। शशिकांत तिवारी जी, शायद इसीलिए आप जनता से वादे नहीं कर पा रहे क्योंकि केंद्र सरकार के पास पैसे नहीं है। एक तरफ यह कहा जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी के पास पैसे ही पैसे हैं, दूसरी तरफ अब ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास पैसे नहीं है, इसीलिए कोई योजनाएं ला नहीं पा रही है, जनता से दावे कर नहीं पा रही है, वादे कर नहीं पा रही है, और इसीलिए आप भी सपा और कांग्रेस पर हमलावर हैं।
देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी तो भ्रमित पार्टी है, ये क्या कहती है ये लोग स्वयं नहीं जानते हैं। और कई बार देखा होगा इनके नेता राहुल गांधी जो एंकर महोदय कुछ पूछ और रही जाते है, हैं फिर सुधार करते हैं, तो ये लोग क्या बोल जाते हैं इनको खुद ही पता नहीं है। एक बात, दूसरा ये विकास के बारे में ये क्या बताएंगे, आज पूरा देश देख रहा है और इनको उत्तर प्रदेश के लोग आज वोट देने को तैयार नहीं है। एक राहुल गांधी जी अमेठी में थे, वो भी भाग करके वायनाड चले गए, तो ये तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से गुजर के फूल हो गए, अन्य राज्यों से भी वही नरेंद्र मोदी स्थिति जी है। को राहुल तो गांधी जी आखिर की इनको डिबेट करा मंथन दो करना 40 चाहिए मिनट कि की, इनको जनता हिंदुस्तान के वोट क्यों सारे नहीं मीडिया देगी। बुला के रुकिए एक राज बात। शर्मा साहब, दूसरा रुक जरा सा- जाइए, रुक जाइए, रुकिए रुकिए। प्रधानमंत्री को दूसरा सामने जरा सामने अभी बैठा दो। सपा के साथी कह रहे थे कि बैठा लो, हमको उद्योग बैठा विभाग लो, से चले। लोन दिला दी। कपिल भाई, तो इनको आपको चैलेंज दे रहा हूं। मैं बता दे रहा हूं। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों हमारे प्रधानमंत्री, हमारा जननायक, आमने सामने। अरे राज शर्मा साहब, ये आपका चुनावी दंगल नहीं है, रुकिए ना, मेरा यहाँ जनता के नेता मुद्दों पर चर्चा हो रही है, रुक जाइए रुक जाइए। टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं बोलता है, अरे ये रुकिए नहीं होता है। रुकिए, उद्यम अरे रुकिए विभाग ना, में- आप सुन तो लीजिए शशिकांत तिवारी जी। जी, तो उद्यम विभाग में मैं सपा के साथी को बता रहा हूं कि उद्यम विभाग में केवल आप पंजीकरण कर दीजिए ऑनलाइन घर बैठे, उसमें आप अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और केवल वो क्या काम करेंगे, कौन सा उद्यम करेंगे डाल दीजिए और आप उद्योग विभाग जाइए, आपको लोन में मिल जाएगा। भाजपा सरकार में, योगी मोदी सरकार में किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, आप जाएंगे पाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि सपा के लोगों को मालूम नहीं कि उद्योग क्या चीज होती है। ये तो अपहरण उद्योग और ट्रांसफर उद्योग ये लोग जानते हैं, 3 लाख में माफिया कौन सा उद्योग उद्योग जानते हैं, इनको लगाइएगा? मालूम नहीं है, इसलिए इसमें शशिकांत भाई, रुचि नहीं 3 है। लाख में कौन अगर सा रुचि उद्योग होती लगाइएगा? तो ये अब तक अपने लोगों को अरे बहुत एक बात लाभ बता दिलाए तो होते, दीजिए, किस स्वयं चीज भी का लाभ उद्योग उठाए आप होते। 3 लाख रुपए से लगा इन सकते लोगों हैं? का काम है केवल भाजपा के खिलाफ मुस्कान इनसे बोलना, पूछ लें न कि तो 3 कोई लाख रोड रुपए मैप में ये है, कौन सा न उद्योग तो लगाएंगे? देश के राफेल विकास की बनाएंगे कोई क्या? बात है, न ये कहाँ ले जाएंगे देश को, इस पे कोई रुचि है। ये केवल ये बताने के लिए गाजीपुर में तैयार जा नहीं है। करके मजार पे फूल चढ़ाएंगे और भाजपा के खिलाफ दिन भर बोलेंगे, चाहे टीवी डिबेट पे बोले, क्योंकि रैली में अरे तो भाई, कोई इनको उद्योग सुनने को विभाग तैयार के नहीं पास है। एक इनके मिनट, नेताओं की हम रैली कहाँ तो गया? कुछ हो नहीं पा रही है। कौन बांटा कोई नहीं है? कोई कहीं तो जनता इनको योगी सुनने को जी तैयार नहीं है, उन्हें इसलिए कहेंगे न कोई रैली हो रही है, न इनकी गठबंधन का एक नेता बता दे उत्तर प्रदेश में कोई रैली कर रही है। ये पटना, मुंबई में रैली कर चुके हैं आज आप एक साल तीनों से पहले। ही मैं गुजारिश करूंगी, क्या जनता ऐसे वोट देगी आपको? आप उनके मुद्दे पर ही बात नहीं कर पा रहे, आप एक दूसरे की बातों को नहीं सुन पा रहे, तो एक दूसरे के फैसलों से कैसे सहमत होंगे जब केंद्र सरकार बनाती होगी? तो ये बेटी जलाओ पार्टी है, ये झूठ का पुलिंदा है। और राज मुस्कान शर्मा जी, साहब, रामनवमी तक राज इनके- शर्मा साहब, इनके मौका प्रवक्ताओं आपके को मत पास बुलाओ। भी था, अगर आपने जनता के लिए वाकई काम किया होता तो 2014 के चुनाव के दौरान जो भ्रष्टाचार की बड़ी हम तो बड़ी मान हेडलाइन रहे हैं। आती थी वो नहीं आती। हम तो मान रहे हैं कुछ हो गए होंगे काम ऐसे जो जनता को पसंद नहीं आया, मगर हमारी नियत और सही इतना थी, नहीं पसंद नीति आया कि नहीं पसंद आई 2019 होगी। में फिर जनता ने आपको वोट नहीं दिया। अरे वो सब इनके झूठ के पुलिंदा हैं। अरे मुस्कान जी, शेर आया शेर आया, आप भी भागने लगोगी हमारे संग कि भेड़िया आया। हर कोई भागने लगता है। ये झूठ थोड़े दिन जीतता है, अब इनका अंत हो गया। इनके ताबूक में आखिरी कील 4 जून को ठीक जाएगी। बस बिल्कुल जी, ठीक है, आपको धन्यवाद आप भद्रकाली सभी की कसम मेहमानों पाप का करे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जैसे इस चर्चा में जनता के मुद्दे कहीं दबे रह गए, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला, कुछ ऐसे ही चुनावी रैलियों में होता है। बहरहाल यहाँ तो तीनों ही पार्टियों के प्रवक्ता थे, लेकिन चुनावी रैलियों में, चुनावी मंचों में तो एक ही पार्टी का एक बड़ा नेता दमदारी से एक दूसरे पर आरोप लगाता हुआ नजर आता है। इस चुनाव में महंगाई पर बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत क्या है ये किसी से छिपी नहीं है। मणिपुर के हालात कैसे हैं ये पूरे देश को पता है, वहां से खबरें ज्यादा निकल के सामने नहीं आ रही है, ना मणिपुर के मुद्दे पर कोई बात करने को तैयार है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार भी अडानी अंबानी के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, या फिर इस बार की भी जो राजनीति है, जो इस बार के चुनाव, वो भी धार्मिक मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमते रह जाएंगे। क्या जनता इस बार विकास को सर्वोपरि रख पाएगी? क्योंकि अब ये जनता का मौका है। 5 साल के बाद जब जनता आपको मौका मिला है, तो यह आपको तय करना है कि आप धार्मिक मुद्दों पर जाकर के अपने मत का इस्तेमाल करेंगे या आप विकास को सर्वोपरि रखेंगे। तो प्राइम टीवी लगातार आपसे अपील भी कर रहा है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन मताधिकार का इस्तेमाल करने के साथ अपने विकास को सर्वोपरि रखें, किसी भी वादे दावों में आप ना उलझें। फिलहाल इस चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस
सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा